हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ हम अपनी जीसी लियोंग ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है द टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो कॉन्टिनेंटल की जगह आप स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट भी इसको कह सकते हो। तो इस बारे में क्लियरली जानेंगे। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आइए शुरुआत करी जाए। तो टेम्परेट कॉन्टिनेंटल या स्टेपी जो क्लाइमेट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि कहाँ कहाँ ये देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ है ये। तो देखिए, डेजर्ट से बॉर्डर बनाते हुए, है ना, ये आपका ये आपका मेडिटेरियन रीजन से दूर एक इंटीरियर्स में कॉन्टिनेंट के है। ये टेम्परेट जो है कॉन्टिनेंट्स में ये आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलेंगे। हालांकि ये वेस्टर्ली की जो विंड बेल्ट है वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। जो वेस्टर्ली की विंड बेल्ट है, ये सारे टर्म्स फिर से मैं बता दूं, अगर आप लेक्चर नया देख रहे हो तो स्टार्टिंग से देखिएगा जीसी लियोन को। वेस्टर्ली क्या है, ट्रेड विंड्स क्या है ना, तो ये विंड बेल्ट क्या है, ये सब पुराने लेक्चर्स में मैंने कवर किया है। बार बार हर चैप्टर में इनका यूज हो रहा है। तो प्लीज वो चैप्टर्स आई थिंक 12 या 13 या 14 चैप्टर में सारी बातें कवर हैं, तो उसे जरूर देखते हुए आइएगा। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे वेस्टर्ली की जो विंड बेल्ट है, यहाँ पे ये आपको टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलती हैं। बट ये इतनी ज़्यादा अंदर है मरीन एरिया से, कोस्टल एरिया से, कि इसमें से ग्रासलैंड जो है वो पर्टिकुलरली ट्री लेस होती है। यहाँ पे आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे ग्रासलैंड बोलते हैं। ग्रास ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे, है ना। ग्रासलैंड इसीलिए यहाँ पे इतनी अलग है अपने नेचुरल वेजिटेशन में। हालांकि ये आपको साउथ हेमिस्फीयर में ज़्यादा मॉडरेट मिलती है। यहाँ पे क्लाइमेट नॉर्मल रहती है, ना ज़्यादा ठंडी रहती है ना ज़्यादा गर्म रहती है ना। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में बताऊँ तो ये ज़्यादा एक्सटेंसिव है, पूरी तरह से कॉन्टिनेंटल है। तो जैसे कि यूरेशिया में अगर हम यहाँ पे बात करें, यूरोप और एशिया को यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप एशिया में बात करें तो इनको हम लोग स्टेपीज बोलते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूरोएशिया में हम लोग इनको स्टेपीज कहते हैं। यहाँ पे ईस्ट ये गई हुई है ना। ये आपके शोर जो ब्लैक सी के हैं, ये देखिए इधर से जो है वो ईस्ट की तरफ बढ़ी है, ग्रेट रशियन प्लेन की तरफ बढ़ी है। फुटहिल्स एटलाई माउंटेन्स के यहाँ तक गई है ना। और ये कई जगह पे ब्रोकन भी है, बीच में कहीं ब्रोकन भी है, कई सारे सेक्शंस में ब्रोकन है। इसमें बड़े 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 हाईलैंड्स भी हैं। और यहाँ पे आइसोलेटेड सेक्शंस हैं पुस्तास के, है ना, हंगरी के अंदर। आपके प्लेन्स जो मैंचूरिया के हैं वहां पे भी। फिर इधर आ जाइए नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है, ज़्यादा लेवल पे है। इनको हम लोग यहाँ पे प्रेरीज बोलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे नाम देख सकते हैं, है ना। ये आपका जो फुटहिल्स है रॉकीज का, रॉकीज के नीचे देखिए, रॉकीज माउंटेन्स के पास में जो है मिलेंगी। ग्रेट लेक्स जो है इनके आसपास आपको दिखेंगी। और ये कैनेडियन बॉर्डर के आसपास ये यहाँ पे कुछ मामला हो रहा है। क्लियर है। उसके बाद साउथ हेमिस्फेयर में आ जाते हैं हम, है ना। तो अपनी नैरोनेस की वजह से यहाँ पे इनको देख रहे हैं, ये देखिए आप, साउथ अमेरिका में इनको पैम्पास बोला जाता है। तो जहां जहां ये बोला जाता है ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, यूरेशिया में स्टेपीज बोल रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज बोल रहे हैं, और साउथ अमेरिका में पैम्पास बोल रहे हैं। तो ये सब मत भूलिएगा। पैम्पास अर्जेंटीना क्या और यूरोगे में यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। अर्जेंटीना और यूरोगे में पैम्पास के नाम से हैं यहाँ पे ये। और ये इसकी कोई लोकेशन है। और साउथ अफ्रीका, देखिए साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। तो ग्रासलैंड जो है ये आपको ड्रैकेनबर्ग और कालाहारी डेजर्ट के बीच में मिलती हैं, बीच में एकदम यहाँ पे आ जाती हैं। और इनको यहाँ पे कहा गया है बुश वेल्ड। वेल्ड देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, वेल्ड लिखा है ना। तो बुश वेल्ड नॉर्थ में बोलते हैं, और मोर जो है टेम्परेट हाई वेल्ड जो है वो साउथ में यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो वेल्ड, ये एक वेल्ड जो आप देख रहे हैं ना, VELD, ये दिखा हुआ है यहाँ पे वेल्ड। तो वेल्ड एक डच वर्ड है ना, डच वर्ड है, जो कि स्टार्टिंग के जो डच के फार्मर्स हुआ करते थे, किसान भाई बहन थे जो उस समय के डच के, तो उन्होंने ये नाम दिया था। यहाँ पे ये सेटल होने के लिए आए थे। इसका मतलब ये होता है, वेल्ड का मतलब बच्चों होता है फील्ड। फील्ड मतलब खेत, है ना। और इसको फेल्ट यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रासलैंड ज़्यादा अच्छे से जानी जाती है, ये देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे देखते रहिएगा, डाउन्स के नाम से। ठीक है, डाउन्स के नाम से आपको मुरे डार्लिंग बेसिन में मिलेंगी सदर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो आप यहाँ पे हमने आपको मैप के थ्रू आपको क्लियरली चीज़ें दिखाई, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे एली मैचूरिया वगैरह सबकी हर जगह मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाया। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, अब इनके क्लाइमेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात करेंगे वो टेम्परेचर की बात करते हैं।
तो टेम्परेचर में क्या है, इनकी लोकेशन आप जानते हो, कॉन्टिनेंट्स में मतलब यहाँ पे ऐसी जगह पे है कि मैरीटाइम इन्फ्लुएंस इसका है नहीं, है ना? कोस्टल एरिया में तो यहाँ पे है नहीं कि भई अगल-बगल कहीं न कहीं ऐसे कि आप देख लो यहाँ पे, फिर देख लो कि अगल-बगल यहाँ पे कोई ऐसा ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर सी चली जा रही है, तो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस तो इसका ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। और इसकी वजह से क्या है कि जो क्लाइमेट है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल है, क्योंकि कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। ये टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है समर्स के टाइम पे, गर्मियों में काफ़ी गर्मी पड़ती है और ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। तो विंटर्स यहाँ पे बहुत ठंडक होती है, क्योंकि लैंड का मामला है तो गर्मी में गर्मी पड़ेगी ही पड़ेगी और विंटर्स में जो है ठंडा भी पड़ेगा, है ना? तो जो कॉन्टिनेंटल स्टेपीज़ हैं, जो कि मैंने यूरेशिया में आपको बताई, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिस्टेंस होता है, ये नियरेस्ट जो आस-पास की सी है, देख लीजिए यहाँ देख लीजिए, तो सी में काफ़ी दूरी है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी में गर्मी और ठंडक में ठंडक देखने को मिल जाती है। क्लियर है? उसके बाद इसके साथ-साथ अगर मैं कुछ और आपको बातें बताऊँ तो स्टेपी टाइप ऑफ जो क्लाइमेट है साउथ हेमिस्फीयर में, है ना? ये साउथ वाला जो मामला है यहाँ पे कभी भी सीवियर नहीं होती है इस तरह की क्लाइमेट साउथ में। विंटर्स बहुत आराम से चलते हैं, माइल्ड चलते हैं और टेम्परेचर यहाँ पे विंटर के महीने का 35 डिग्री से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब नॉर्मल रहता है, मॉडरेट रहता है ना? टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे जो है वो इवन मिड विंटर में मतलब जुलाई से साउथ हेमिस्फीयर में शुरू हो जाता है। ये एक्सेप्शनल है, शायद ही ऐसा हो। है ना? तो बहुत ज़्यादा इसमें बहुत अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है इसको डिटेल में, बस इतना समझिएगा कि किस तरीके की यहाँ पे होती है कि भई कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट चल रहा है, कहाँ-कहाँ ये हैं, इनके कहाँ-कहाँ नाम हैं, है ना? तो ये बारी बात जानेगी, ऐसा कुछ नहीं हो जाता कि यूपीएससी आपसे पूछ लेगी कि इस जगह का टेम्परेचर बताओ कितना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो एनुअल रेंज टेम्परेचर की है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा होती है, डायरेक्ट रिज़ल्ट है क्योंकि भई कॉन्टिनेंट में ये देखने को मिल रही हैं, तो इस वजह से तो टेम्परेचर तो रेंज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्टेपीज़ की बात बताऊँ तो ये स्नो कवर्ड है कई सारे यूरेशिया में, भाई ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो है इसके ऊपर कवर रहती है। स्नो धीमे-धीमे मेल्ट होती है जैसे-जैसे समर आता है, स्प्रिंग आता है, टेम्परेचर जैसे-जैसे बढ़ता है वैसे-वैसे यहाँ की बर्फ़ पिघलती भी है। तो समझ रहे हो आप यहाँ पे 2 चीज़ें एकदम क्लियर हैं कि यहाँ पे आपको डिफ़रेंस देखने को मिलेगा एनुअल टेम्परेचर में, क्योंकि भैया साउथ के और नॉर्थ के, है ना? दोनों जगह पे आपको डिफरेंट च चीज़ें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। है ना? एनुअल रेंज जो आपका मैनचूरिया का है, इधर वाली ग्रासलैंड ये देखिए ये वाली जो ग्रासलैंड मैनचूरिया का जो है ये 69 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हुँ? और अगर बाकी सारी जगह देखो जोहान्सबर्ग वगैरह, ब्रून्स एरीज़ वगैरह, मिल्डूरा वगैरह, तो यहाँ पे साउथ में 20 से 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना? बहुत ज़्यादा 28 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया, हमने बात करी टेम्परेचर के बारे में। अब दूसरा क्लाइमेट कंडीशन क्या है? प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में क्या है कि देखिए यहाँ पे जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है स्टेपी क्लाइमेट की, ये काफ़ी हल्की लाइट मानी जाती है। एवरेज रेनफॉल बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 20 इंच का एवरेज रेनफॉल है ना? तो ये अलग-अलग होता है ना? डिपेंड करता है कैसी जो है लोकेशन है उस पे डिपेंड करता है। कन्वेक्शन सोर्सेज़ से आता है। फिर मैं बता दूँ कि मैंने यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल, यहाँ पे मैंने जो है साइक्लोनिक रेनफॉल, यहाँ पे मैंने ओरोग्राफिक रेनफॉल, सारे रेनफॉल्स को पुराने चैप्टर्स में यही 13 है शायद 14 है, ऐसा कोई चैप्टर है। इसमें सब डिस्कस करा है, तो वो हर चैप्टर में काम आया है उसके बाद के, तो उसे पढ़ते हुए ज़रूर आइएगा, है ना? अब बहुत ही हेवी रेन यहाँ जो है मिडल में आ जाती है, साल के मिडल में बहुत हेवी रेन आती है और अ, अच्छी खासी रेन यहाँ पे देखने को मिलती है। ज़्यादातर विंटर मंथ्स जो होते हैं उनमें 1 इंच का प्रेसिपिटेशन होता है, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि यहाँ पे ओकेजनल डिप्रेशन होता है वेस्टर्लीज़ का, है ना? स्नो वग़ैरह गिरती रहती है। तो मेनली मतलब ये है। अब बाकी सारे जो कॉन्टिनेंटल स्टेशंस हैं यहाँ पे जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है इवन लेस है। 2 जनरल पैटर्न जो है वो सेम रहता है, ज़्यादातर रेन जो है वो समर में आती है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ज़्यादातर जो है यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे फ़ॉलो होता है, जैसे कि हमने मेडिटेरियन में पढ़ा था, तो मेडिटेरियन में हमने क्या पढ़ा था कि विंटर्स के टाइम पे रेन आती थी। लेकिन यहाँ पे वही पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है, गर्मियों में ही बारिश होगी, है ना? और बाकी सब जो है एनुअल प्रेसिपिटेशन में साल भर का जो रेन वगैरह का मामला होता है, ये हालाँकि यहाँ पे कंपैरिज़न कम है, बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे नहीं होती, है ना? वो आप देख सकते हैं कि जब ग्रासेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पेड़ नहीं उग पा रहे हैं, तो इसका रीज़न ही यही है कि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना? तो लेकिन जो यहाँ पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट का, साउथ के अंदर वो ज़्यादा है, अगर इवन बेटर है अगर रेनफॉल प्रॉपर आता है और यहाँ पे 20 इंच तक का रेनफॉल आता है, क्योंकि यहाँ पे ओशन करंट चलते रहते हैं, है ना? साउथ में, है ना? यहाँ पे आ जाओ साउथ वाले मामले में, यहाँ पे ऐसा आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ऊपर तो आप स्टेपी देख रहे हो, बिल्कुल कॉन्टिनेंटल ही वाला हिसाब किताब है, तो यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है ना? और यही सारी बातें हैं।
है ना? और ये आपका जो है यहाँ पे 3 महीने होते हैं, जो जुलाई का महीना, जून का महीना, मतलब जून, जुलाई, अगस्त का महीना, जब यहाँ बिल्कुल भी रेन नहीं होती। कब नहीं होती? जून में नहीं होती, जुलाई में नहीं होती, अगस्त में नहीं होती। तो यहाँ पे सूखा पड़ता है इन सारे रीजन में, बहुत ही डिज़ास्टर इफ़ेक्ट पड़ता है शीप रियरिंग पे, है ना? शीप रियरिंग इंडस्ट्री पे भई कहाँ से क्या होगा, कैसे होगा, है ना? और आपके ऑस्ट्रेलिया, मिल्डूरा वगैरह आप देखते हो, यहाँ पे देखा था आग वगैरह भी लग गई थी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं जून, जुलाई, अगस्त में, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो ईस्टर्न स्लोप जो आपके रॉकीज़ के हैं कनाडा के पास, ये देखिए यहाँ पे, है ना? ये वाला जो मामला है ना? तो यहाँ पे क्या है कि लोकल विंड, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया है, फ़ोन स्विट्ज़रलैंड में चलती है ना? तो इस यहाँ पे ऐसी एक लोकल विंड चलती है चिनूक, है ना? वहाँ पे भी मैंने बताया था। ये आपका साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से आती है, पेरिस की तरफ आती है इस जगह पे, है ना? क्योंकि ये आप देख सकते हैं चिनूक विंड्स, है ना? तो पेरिस की तरफ यहाँ पे आती है ये, और क्या कहते हैं, ये वहाँ के लोकल पैस्चर्स हैं जो पाल रखे होते हैं यहाँ पे कैटल्स को, उनको यहाँ पे अफ़ेक्ट करती है ना? और ये विंड है, ये एक हॉट विंड है, गर्म है, और टेम्परेचर भी बढ़ा देती है ये, कह सकते हैं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ा देती है ना? 20 मिनट के अंदर, ये हमने पहले भी आपको बताया है, बहुत ही जल्दी ये बहुत ही तेज़ जो है वो टेम्परेचर बढ़ाती है ना? एग्रीकल्चर ईयर इसलिए जो है वो फटाफट बढ़ जाता है, आस-पास के लोकल फार्मर जो हैं वो चिनूक का काफ़ी स्वागत करते हैं, ताकि फटाफट अगर चिनूक ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब विंटर्स यहाँ पे माइल्ड पड़ेंगे, कम पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों को डिस्कस करा। आगे बढ़ के बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, किस तरीके के पेड़-पौधे, क्या मामला है नेचुरल वेजिटेशन का। तो फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो स्टेपी वेजिटेशन यहाँ पे नाम दिया गया है। इसमें वेजिटेशन कुछ सब एरिड लैंड की हैं, जैसे कि आपका यूरेशिया के जो कॉन्टिनेंट वाला हिसाब-किताब है, तो यहाँ पे ऐसे आपको दिखेंगी। और कुछ प्रोफ़ेसर, जैसे कि लेट प्रोफ़ेसर सर डुडले स्टैम्प ने कहा कि इस टर्म को और बढ़ाया और कहा टेम्परेट ग्रासलैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना? तो इस रेफरेंस को लेते हुए स्टेपी ग्रासलैंड को यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड के तौर पे लिया गया। जो मिडिल लैटिट्यूड के थे, जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, स्टेपीज प्रेरीज आपके इधर नॉर्थ यूएसए में, मतलब नॉर्थ अमेरिका में, नीचे साउथ में फिर अलग हो गए, है ना? पैम्पास हो गया, फिर उसके बाद व्हील्ड हो गया साउथ अफ्रीका में, फिर डाउन्स हो गए आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मुद्दे पे आए तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें हैं, है ना? स्टेपीज़ को छोड़ के ये ग्रासलैंड है। ये घास वगैरह आपको देखने को मिलेगी। ये इसकी डेंसिटी अलग है, क्वालिटी ग्रास की अलग है ना? मेन जो डिफरेंस है, जो ट्रॉपिकल सवाना की जो ग्रास होती है उसमें, और ये वो डिफरेंस ये है कि ये प्रैक्टिकली ट्रीलेस है। यहाँ पे ट्रीज़ नहीं है। ग्रास जो है वो शॉर्टर है ना? जो ग्रेटेस्ट डिफरेंस है फ्रॉम द ट्रॉपिकल सवाना इज़ दैट दे आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस एंड द ग्रासेस आर मच शॉर्टर। यहाँ पे रेनफॉल 20 इंच का है, बार-बार मैं बता रही हूँ जो बात, है ना? एक बढ़िया जो है, इनको आप कह सकते हो लॉन्ग पेरी ग्रास, है ना? यहाँ पे तो ग्रास जो है यहाँ पे, यहाँ की जो ग्रासेस हैं वो टॉल हैं। वहाँ की अगर कंपेयर करो, वहाँ पे ग्रासेस शॉर्ट होती हैं, है ना? ट्रॉपिकल आपका सवाना में, लेकिन यहाँ पे जो है वो ग्रासेस टॉल हैं, है ना? ये टिपिकल ग्रास है ना? व्हीटलैंड की, नॉर्थ अमेरिका की, है ना? काफ़ी अच्छा ब्लैक अर्थ है आपका, रशिया के यूक्रेन का एरिया जो है ना? यहाँ पे वाटर एरिया एशियाटिक स्टेपीज़ के। रेनफॉल काफ़ी लाइट है और अनरिलेबल है, या आप कह लो कि जो सॉइल है वो पुअर है ना? तो ये सारी बातें इतनी जानने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे एरिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अरेबल फार्मिंग नहीं हो सकती है। कुछ तरह की चीज़ें हाई प्लान्स यूएसए में बनती हैं, तो मतलब इतना भी कुछ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, समर में यहाँ पे सूखा पड़ता है, ड्रॉट पड़ जाते हैं, विंटर्स यहाँ पे ठंडक रहती है। स्टेपीज़ ग्रास जो है वो डॉर्मेंट रहती है ना? ज़्यादातर पूरे ही ड्रॉट के टाइम पे मतलब सूखा पड़ता है तो ये ऐसी ही पड़ी रहती है ना? ये आपका जो टेम्परेचर जो थोड़ा गर्म होगा तभी यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ वगैरह यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा-सा गर्म होता है तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी आ जाता है। तो एज़ सच आप समझ रहे हो चीज़ें क्या हैं। अब ग्रासलैंड देखने में कैसी हैं, ये सीज़न के हिसाब से डिपेंड करता है ना? देखने में आप एकदम से नहीं बता सकते, डिपेंड करता है जैसा सीज़न है, टेम्परेट ग्रासलैंड उस हिसाब से जो है इसके देखने में अलग-अलग चेंज होंगी। अगर मैं स्प्रिंग के टाइम की बताऊँ, है ना? तो यहाँ पे ग्रास जो है एकदम फ्रेश लगेंगी, हरी-भरी लगेंगी, है ना? ब्लूम हो रही होंगी, निकल रहे होंगे, छोटे से कलरफुल फ्लावर्स भी इसमें से निकल रहे होंगे, है ना? और छोटा-छोटा रेनफॉल निकल के आएगा लेट स्प्रिंग्स में। फिर समर की स्टार्टिंग होगी तो इसकी वजह से ग्रोथ होगी, बहुत सारे एनिमल्स आएँगे इसको खाने के लिए, है ना? बहुत सारे हर्ड्समैन आएँगे। समर में इतना ज़्यादा गर्मी होती है, इतना ज़्यादा इवेपोरेशन होता है कि ग्रास जो है वो स्कॉच होती है
है ना। अब मेन चीजें समझिए यहाँ पे कि किस टाइम पे क्या होता है। और ब्लू ग्रीन कलर की ग्रास जो है वो अब धीमे 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 जो है वो येलो होने लगती है, फिर येलो से धीमे धीमे ब्राउन होने लग जाती है ना। तो हरी हरी से अब धीमे धीमे ब्राउन हो रही है, फिर उसके बाद जो है वो आपका मतलब येलो हो रही है, फिर ब्राउन हो रही है। और जैसे जैसे पतझड़ का मौसम आता है, ऑटम का मौसम आता है, तो ग्रास जो है वो सूख जाती है, पर इनकी जो जड़ें हैं वो ज़िंदा रहती हैं, है ना? तो ये कहानी की तरह ही सुन लीजिए इस बात को। और विंटर काफ़ी हार्श है ना? बट स्नो कभी भी यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाती, बहुत गहराई तक नहीं जाती, है ना? सब कुछ नॉर्मल रहता है। फिर से यही स्प्रिंग आई, नई स्प्रिंग आई, तो फिर से यही साइकिल जो है वो रिपीट होना शुरू हो गया। अब ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो काफ़ी कम मिलेंगे आपको, मैंने बताया काफ़ी कम मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल है, तो ट्रीज़ का तो होना बिल्कुल बहुत ही कम है। बहुत ही लंबे टाइम तक जो है सूखा पड़ा रहता है, बहुत ही खतरनाक यहाँ पे विंटर्स होते हैं, है ना? तो आप समझ रहे हो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। पोल की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे ट्रांजिशन ज़ोन बढ़ेगा, आपका प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा, है ना? धीमे-धीमे यहाँ पे होगा। उसके बाद ट्रीज़ वगैरह जो है थोड़े अलग-अलग जगह पे, बहुत दूर-दूर जगह पे मिलेंगे, काफ़ी कम मिलेंगे। इक्वेटर की तरफ आओगे तो स्टेपी ग्रास जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, स्पार हो जाएगी, आपकी डेजर्ट से मिल जाएगी जिसमें थॉर्नी श्रब है। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, है ना? तो आप बहुत सारा कंट्रास्ट देखोगे इस ग्रास का एक जैसी ग्रास कहीं पे नहीं देखोगे। और इसको बचाने के लिए बहुत सारे फेंस वगैरह भी इस ग्रासलैंड के आस-पास, जैसे कि फेंस वगैरह भी लगा दिए जाते हैं ताकि अंदर की चीज़ें को बचा के रखा जा सके। तो मेनली कहने का मतलब यही था। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो मेन बताने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और पहले के टाइम पे क्या था, यहाँ पे बहुत सारा एक ज़माना था जब यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को ग्रेज़ करते थे, खिलाते थे। वाइल्ड हॉर्सेस होते थे एशियाटिक स्टेपीज़ में, है ना? और बाइसन वगैरह पेरीज़ में, आपका अनटेम्ड बफेलो पैम्पास में, है ना? जो पैम्पास साउथ अमेरिका में है उसमें। और लेकिन अभी आजकल बताएँ तो बहुत ही नोमैडिक और सेमी नोमैडिक पीपल, है ना? मतलब जो टहला करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पे, जो ट्राइब्स होती हैं नोमैडिक और सेमी नोमैडिक पीपल जो है वो यहाँ पे इधर से उधर टहलते हैं, जैसे कि आपका किर्गिज़ आपके एशियाटिक स्टेपीज़ के हैं, है ना? तो ये टहलते हैं, घूमते हैं, जहाँ रहते हैं अपने, जो भी जहाँ पे भी रह पाते हैं, जानवर रख पाते हैं वहाँ अपना रहते हैं। रेड इंडियंस कहाँ है? नॉर्थ, है ना? ये तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं। नॉर्थ अमेरिका के रेड इंडियंस मोस्टली हंटर्स होते हैं जो कि आपके मूव करे हैं आप जब बाइसन वगैरह दूसरे जानवर वगैरह के बाद। और कल्टीवेशन अभी भी नहीं पता, अननोन है, इन लोगों को पता नहीं है। और पहले यहाँ पे बहुत भई एक था कि रीजन जो था वन ऑफ द मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड पार्ट्स में है वर्ल्ड के। समझ रहे हैं? बहुत ही कम यहाँ पे पॉपुलेशन है और कल्टीवेशन वगैरह लोगों को इतना पता भी नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं मतलब। और ग्रासलैंड वगैरह कुछ एरियाज़ वगैरह में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। मतलब मिले हैं। काफ़ी बढ़ गई हैं ग्रासलैंड। और अभी कह सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे व्हीट का कल्टीवेशन होने लगा है। अब कहते हैं कि ग्रेनीज़ ऑफ द वर्ल्ड है ये। तो मतलब कहीं पे भी कुछ भी उगाना, समझ रहे हो आप? कि नामुमकिन नहीं है कि बस यहाँ ग्रासलैंड है, कभी कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? है ना? ऐसा नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने मेहनत करी है, तो अब देख रहे हो आप ग्रेनीज़ ऑफ द वर्ल्ड कहलाने लग गई हैं। और जो है व्हीट के साथ मेज़ वगैरह भी काफ़ी इसका कल्टीवेशन बढ़ता चला जा रहा है ना? और बहुत सी न्यूट्रिशनल, ये जो टफ्टेड ग्रास थी किसी काम की नहीं थी, अब बहुत न्यूट्रिशियस आपका ल्यूसर्नी या फिर अल्फा ग्रास से जो कर रहे हैं, जो कैटल वगैरह शीप वगैरह खाती हैं, प्रॉपर रेयर करती हैं, है ना? तो अब यहाँ से हम इसके अंदर क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है तो हमने बेसिक्स जाने। तो सबसे पहले हेड पढ़ेंगे इसका टॉपिक नोमैडिक हर्डिंग का। तो नोमैडिक हर्डिंग का होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो चलते फिरते जो एनिमल्स होते हैं, जो ग्रेजिंग होती है ना, ये ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड थी मेजर ग्रासलैंड से। हर्डर्स जो है वो इधर उधर वैंडरिंग ट्राइब्स थे, है ना? मतलब यहाँ पे क्या था कि भाई ये इधर से कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी वहां रह रहे हैं, कभी वहां रह रहे हैं। ऐसी ट्राइब्स के नाम जैसे मैं आपको बताऊं तो एक नाम है आपका किर्गिस, है ना? KIRGHIZ। तो ये क्या करती है, यहाँ से कभी यहाँ रह रही है, फिर यहाँ से अपना समय, मतलब एक जगह इनका कोई फिक्स घर नहीं है। फिर ट्राइब है, उसका नाम है काजहाक्स, KAZAKHS, है ना? एक ट्राइब है उसका नाम है कलमुख, है ना? काला मुंह नहीं, कलमुख, है ना? तो ये बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक जाती हैं, अरेबियन डेजर्ट तक पहुंचेंगी ग्रास के सर्च में, पानी के सर्च में, एनिमल के सर्च में, मतलब एनिमल के सर्च में नहीं, अपने एनिमल्स के लिए घास मिल जाए या पानी मिल जाए। उनके पास कैटल होते हैं, शीप गोट्स हॉर्सेस होते हैं,
है ना, ये लोग उन्होंने पाल रखे होते हैं और इनको खाना खिलाने के लिए बहुत दूर-दूर तक ये लोग जाते हैं और इन सारे जानवरों से ये लोग दूध लेते हैं, मिल्क वगैरह, मीट वगैरह, वूल वगैरह, है ना, स्किन वगैरह इनकी निकालते हैं, बोन्स वगैरह, हॉर्न्स वगैरह ये सब ये लोग निकालते हैं, है ना। बोन्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, इनको वेस्ट नहीं करते बट इनसे टूल्स, यूटेंसिल्स, वेपन्स बनाते हैं। कई सारी चीज़ें यहाँ पे बनाते हैं, प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं जैसे कि गन्स के, कैरावन्स, कैन्ड फूड, ग्रेन्स, टी, कॉफ़ी, शुगर, मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए इतना हार्श एटमॉस्फेयर है किसी इंसान के लिए इधर से उधर जाने के लिए, है ना, इतने लंबे टाइम तक के लिए सूखा पड़ा रहता है। इसकी वजह से जो किर्गिज है एक ये टफ बना, फियरलेस लोग बन गए, निडर बन गए ये ट्राइब। और जो टार्टर्स हैं, है ना, द टार्टर्स एंड द लॉन्ग रेजिस्टेंस सब्जुगेशन बाय रशियंस। अब देखा जाए ना तो अब कम्युनिस्ट रिजाइम ये यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है कि ये दे हैव बीन फोर्स टू सेटल डाउन। स्टेपीज जो हैं ये यूज करे हैं वैंडर को, हैव बीन मेड इनटू ह्यूज कलेक्टिव फार्म्स एंड स्टेट फार्म्स फॉर रैंचिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीरियल्स। अब ये इधर से उधर नहीं जाओ और अब इन्होंने जो है इन सारे को जगहों को यूज बना दिया है यहाँ पे सीरियल्स वगैरह रखने के लिए, प्रोड्यूसिंग मतलब सीरियल्स वगैरह यहाँ पे प्रोड्यूस होने लग गए हैं। और ये इतने दूर, मतलब ये समझे आप, जो किर्गिज जो ट्राइब मैंने आपको बताई थी, ये ट्राइब इतनी, मतलब किर्गिज ट्राइब, KRIGHIZ, किर्गिज ट्राइब इतनी दूर दूर गई है ना, इतनी खतरनाक एटमॉस्फेयर होने के बावजूद कि ये इतने ज़्यादा निडर लोग बन गए। नोमैडिक हर्डिंग आप समझे होंगे, बहुत ही डीपली हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करें तो भाई एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड वीट कल्टीवेशन। अब आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे वीट कल्टीवेट करा जाता है और बहुत ही ज़्यादा करा जाता है। जो ठंडी ठंडी मॉइस्ट स्प्रिंग होती है ना, इसमें ग्रोथ होती है, शावर होते हैं प्रॉपर यहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉपर जो है स्मेल आती है, प्रॉपर ग्रेन्स की बहुत ही बढ़िया यील्ड निकल के आती है। जो गर्मा गर्म समर होते हैं ये ना ही सिर्फ अच्छे हैं हार्वेस्ट करने के लिए, बट इसकी वजह से यहाँ फार्म भी सूख जाता है ना, बढ़िया एकदम गर्मा गर्म हो जाता है मामला। तो काफ़ी इनको यूज़ करते हैं, है ना, यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को यूज़ करा जाता है और सॉइल वगैरह, फील्ड वगैरह रेडी करते हैं कि भाई जल्द से जल्द यहाँ पे रेडी हो जाए और यहाँ पे हम वीट उगा लें। तो जो प्रेरीज है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में और जो है अर्जेंटीन पैम्पाज हैं, आपका कुछ आपका यूक्रेनियन स्टेपीज हैं, डाउन्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, इसमें कंबाइंड हार्वेस्टर्स, इसमें मतलब जो है यहाँ पे उसमें थ्रेशिंग भी हो जाएगी, इसमें आपका जो है वो कटाई वटाई भी हो जाएगी। ऐसे कंबाइन हार्वेस्टर को यूज़ करते हैं, है ना, प्रॉपर विनो वगैरह होता है, ग्रेन वगैरह को अलग अलग करते हैं, है ना। तो आप समझ रहे हो, मतलब मेनली यही है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जाने का कोई सेंस नहीं है। और एक्सपोर्ट भी करते हैं, बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे फार्मिंग करेंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ पे इतना कम यहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे जनता कम है ना टेम्परेट ग्रास लैंड में, तो इसमें लेकिन वीट की जो क्वांटिटी है बहुत होती है, वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है वीट की, वीट ग्रोइंग नेशन में आता है। ग्रेटेस्ट वीट एक्सपोर्टर है, सबसे ज़्यादा वीट यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और 3/4 जो कनाडा के 10 मिलियन टन्स का है एनुअल वीट प्रोडक्शन का, ये एक्सपोर्ट हो जाता है सिर्फ, है ना। समझ लो, मेनली आप यूरोप को ये एक्सपोर्ट करते हो, यहाँ पे वीट नहीं प्रोड्यूस हो सकता, है ना, और बहुत पॉपुलेशन भी है और हाई वीट यील्ड की बावजूद यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें हैं, है ना। तो मेनली फिर आगे कुछ और बातें दी गई हैं। 3/4 जो वर्ल्ड की वीट का है ये विंटर वीट होता है। मतलब विंटर वीट मतलब ये कि जो वीट विंटर के टाइम पे या लेट ऑटम के टाइम पे बोया जाए, है ना। तो मेज़ यहाँ पे वार्मर जब गर्मी होती है तो जो है वेटर रीजन्स में मेज़ को ग्रो करते हैं। तो यही सब बातें यहाँ पे दी गई हैं, कुछ ऐसी खास नहीं बात है। उसके बाद यहाँ पे हम पैस्टोरल फार्मिंग की यहाँ पे बात करते हैं। तो इसमें क्या है पैस्टोरल फार्मिंग, जब देखिए स्टार्टिंग में जब लोग यहाँ पे सेटल हुए, पहली बार आए टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर, तो यहाँ पे बहुत ही कम जानवर हुआ करते थे। उस जमाने में बहुत ही कम जानवर थे, बहुत जानवर नहीं हुआ करते थे और कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि लोग रहे भाई, इतना टाइम गर्मी रहेगी, सूखा पड़ रहेगा तो जानवर रहेंगे कैसे। इसी के साथ क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ, आई एम सो सॉरी नहीं, तो मतलब यहाँ पे हुआ जब स्टार्टिंग में लोग सेटल हुए टेम्परेट ग्रासलैंड में आए, तो यहाँ पे बहुत ही कम जानवर थे और जो नेचुरल कंडीशन थी वो यहाँ पे एनिमल फार्मिंग को सूट कर रही थी, है ना। कंडीशन ऐसी थी कि यहाँ पे एनिमल फार्मिंग आप कर सकते थे, है ना। और इसी के चलते शीप हो गया, है ना, और उसके बाद यहाँ पे कैटल हो गया, पिग्स हो गए, हॉर्सेस वगैरह यहाँ पे लाए गए और सक्सेसफुल भी रहे। होता क्या है ना कि भाई देखो बच्चों,
ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सारे जानवर पाए जाएँ। कभी-कभी बाहर ये एरिया से एक नई जगह पे उन जानवर को जो है वो इंट्रोड्यूस भी किया जाता है और अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस जगह पे वो रहने लगते हैं और वही यहाँ पे हुआ, वो सक्सेसफुल हुए और जैसे-जैसे रेफ्रिजरेटेड शिप्स का डेवलपमेंट बढ़ा लेट 90th सेंचुरी में तो टेम्परल ग्रासलैंड काफ़ी बढ़िया पास्टोरल रीजन बन गई। यहाँ पे बहुत तरह की क्वालिटी बीफ, मटन वगैरह की यहाँ से जाने लग गए, मिल्क, बटर, चीज़ वगैरह यहाँ से जाने लग गया, है ना? आपके नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड्स में। फिर धीमे-धीमे और बढ़ता गया, साउथ वगैरह में बढ़ता गया, जहाँ पे विंटर्स थोड़ी माइल्ड होती थी, रेनफॉल ज़्यादा होता था तो और ज़्यादा वहाँ बढ़ाने लग गए चीज़ों को। और बस इसी के साथ पेस्टोरल इंडस्ट्री वगैरह आई, वर्ल्ड की एक्सपोर्ट है, बीफ वगैरह करती है एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा। फिर बड़े-बड़े रैंचेस वगैरह एस्टैब्लिश करे गए, है ना? मीट पैकिंग फैक्ट्रीज़ यहाँ पे आई, तो भई जब यहाँ पे भी अपॉर्च्युनिटी दिखेगी तो ये सब तो फैक्ट्रीज़ आएँगी ही आएँगी। यूरेशिया में जो स्टेपीज़ हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस डाल रहे हैं कि हम वहाँ पे मीट प्रोड्यूस करना शुरू करें एनिमल्स के साथ में। तो मेन पॉइंट्स यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी जॉइन बटन प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को भी जॉइन कर सकते हो और देख लीजिए आपको क्या पर्क्स मिल रही हैं, अच्छी लगे तो आप जॉइन कर लीजिए और अपना प्यारा व्यू कमेंट बॉक्स में छोड़े बिना कहीं मत जाइएगा। ये वीडियो आपको फेसबुक पे मिलेगी, सिर्फ आयस के नाम से पेज है, लाइक करके देख सकते हैं। बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबकी आईडीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे भी मुझे चाहें आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।